हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे 5 टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आपकी डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत से ही ली गई है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में देखेंगे, देन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोग इस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स 2022 के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पे आपका डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो अभी मानसून सेशन था ये 3rd लिस्ट प्रोडक्टिव कहा गया है लोकसभा के लिए, और 8 यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्टिव है फॉर राज्यसभा के लिए। 28% ही काम हुआ है, लोकसभा में 21% ही काम हुआ है, वो भी ओवर 2 डिकेड्स का, यानी कि 20 ईयर्स की यहाँ पे काउंट की जा रही है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे एक अच्छा ग्राफ दिया गया है कि पार्लियामेंट्री सिटिंग अगर हम लोग देखें तो वो कम होते जा रहा है। ये जो पर्पल वाली लाइन है दिस वन इज़ फॉर लोकसभा एंड ये जो आपकी ऑरेंज वाली लाइन है दिस वन इज़ फॉर राज्यसभा। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1952 से लेकर 2018 तक का डेटा है, लगातार ये डिक्लाइन ही होते जा रही है। अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, बट फ्रॉम 2012 ये हमें डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। ओके, कहाँ 103 यहाँ पे परसेंट आपका काम होता था, बट नाउ इट इज़ ओनली 29% विच इज़ बिलो 30%। ओके, सो ये आप लोग देख सकते हो कि कितनी बुरी बात है। अब देख लेते हैं कि समनिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले आर्टिकल 85 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसको समन करना। इट मीन्स कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इन दोनों में जो मेंबर है उनको समन करने के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कन्वीन करने का पावर है वो यहाँ पे सरकार के ही पास है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा ही डिसीजन ली जाती है कि कितने देर तक, मतलब कि जो सेशन चल रहा है वो कब तक और कैसे चलेगा। ये जो डिसीजन है बाद में चल के प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्मलाइज किया जाता है, इन हुज नेम एमपीज़ आर समन टू मीट फॉर अ सेशन, यानी कि जितने भी एमपीज़ को यहाँ पे समन लेटर दिया जाता है कि वो आए और मिले, उनके बेसिस पे यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्मलाइज किया जाता है यहाँ पे समनिंग। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि 85 आर्टिकल ये किस चीज़ से रिलेटेड है, देन यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि समनिंग ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंडिया जो है, आप देखो कि यहाँ पे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कैलेंडर फिक्स ही नहीं है। इट मीन्स कि इस चीज़ की कहीं पे भी आपको गारंटी नहीं देखने को मिलेगा। एक होता है कि हमारा यूपीएससी का एक प्रॉपर कैलेंडर है, बट एक पार्लियामेंट का एक प्रॉपर कैलेंडर नहीं है कि कितने कितने दिन यहाँ पे कौन कौन से सेशन चलेंगे। बजट सेशन हो गया, आपका मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, बट फिर भी यहाँ पे कोई भी तरीके का आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि पार्लियामेंट जो है वो 3 सेशन होती है, एक साल में 3 बार मीट करती है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो बजट सेशन के साथ स्टार्ट होता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। देन यहाँ पे मानसून सेशन है जो कि मानसून के टाइम में देखने को मिलेगा, एंड देन यहाँ पे विंटर सेशन है जो कि यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट होता है। तो जो गैप होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है कि जो गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ्स का एक ईयर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 सेशन रखा गया है, तो इसमें आपका गैप होता है, लेकिन कोई भी एक सेशन को अगर बंद भी कर दिया जाए, जैसे कोविड के कारण आपने देखा था कि सेशन यहाँ पे नहीं चल रही थी, तो ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे 6 मंथ्स हो, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब यहाँ पे 2 जो सेशन है उसकी मीटिंग हो जानी चाहिए। सो ये चीज़ें हैं, कंप्लेन लगातार आ रही है और हमारी प्रोडक्टिविटी जो पार्लियामेंट की है वो डिक्लाइन हो रही है। लेकिन इसके अलावा आप समझो कि कुछ वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ एडजर्नमेंट? एडजर्नमेंट मीन्स क्या होती है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, द कोर्ट इज़ एडजर्न। कहने का मतलब है कि वो जो सिटिंग है वो यहाँ पे आज की डेट में टर्मिनेट हो चुका है। तो एक पर्टिकुलर जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, वो कुछ घंटे के लिए अगर टर्मिनेट कर दिया जाए या कुछ दिन के लिए या वीक्स के लिए, तो उसे यहाँ पे एडजर्नमेंट कहते हैं। जब एडजर्नमेंट में साइन डाई लग जाता है, इट मीन्स कि साइन डाई कहने का मतलब होता है इनडेफिनेट। इट मीन्स कि जो टर्मिनेट किया जाता है सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट यहाँ पे सेशन कब या स्टार्ट होगा। प्रोरोगेशन कहने का मतलब है कि वो सिटिंग तो एंड हो गया, साथ ही साथ वो सेशन भी कंप्लीट हो गया, वो सेशन भी खत्म हो गया। इट मीन्स कि जब प्रोरोगेशन लग जाता है तो बजट सेशन खत्म हो गया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। रिसेस कहने का मतलब है कि जो टाइम है प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच में, इट मीन्स कि प्रोरोगेशन कहने का मतलब है कि वो तो सेशन खत्म हो गया है कि नहीं, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन जो सेशन खत्म हो गया और जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग रिसेस कहते हैं।
देन डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे लाइफ है लोकसभा का उसको टर्मिनेट कर देना। लोकसभा का लाइफ आप देखो कि यहाँ पे फिक्स टेन्योर होता है 5 इयर्स, बट ये फिक्स नहीं होता है, इसको जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे बिफोर द टेन्योर, फिक्स टेन्योर से पहले अगर यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसे हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे डिसॉल्व करने का अधिकार जो है सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ओनली पार्लियामेंट ही यहाँ पे डिसोल्यूशन कर सकते हैं। फाइन, सो ये सारे वर्ड्स की मीनिंग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। रिसेंटली यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट है, उनके द्वारा लोकसभा की जो सेक्रेटेरिएट है उनको रिप्लाई किया गया एक पिटीशन को लेकर कि डिप्टी स्पीकर की जो यहाँ पे पोस्ट है वो 2 साल से यहाँ पे खाली है। तो अब यहाँ पे बात तो जो भी हो करंट अफेयर्स में, हमें तो मुद्दा पे काम नहीं करना है, हमें फैक्ट्स पे काम करना है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिप्टी स्पीकर पे क्वेश्चन आ जाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, उनकी इलेक्शन कैसे होती है। तो देखिए, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, देन डिप्टी स्पीकर होते हैं जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। अगर हम लोग देखें कि जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है अगर वो वैकेंट हो जाए या फिर उनके एब्सेंस में कोई भी हाउस की सिटिंग है, मान लीजिए कि स्पीकर पहुंच नहीं पाए, तो उस समय वहाँ पे जो भी ड्यूटीज़ होती है और ऑफिस की वो सब कुछ परफॉर्म किया जाता है डिप्टी स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अंडर आर्टिकल याद रखना है 94 एंड 93, बोथ आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 94 में क्या है कि जो स्पीकर है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन करेंगे तो वो किसको लेटर देंगे, तो अपने नीचे जो डिप्टी स्पीकर है उनको लेटर देंगे। उसके बाद आर्टिकल 93 है, ये कहा गया है कि जो लोकसभा है एज सुन एज में भी 2 मेंबर को यहाँ पे हाउस से वो चूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर होंगे। तो लोकसभा से ही यहाँ पे चूज़ किया जाता है और ये चीज़ें जो है हमारे संविधान में कही गई है अंडर आर्टिकल 93। 94 में क्या है कि रिजिग्नेशन की बात की जा रही है, तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो आर्टिकल है वो है 93 एंड जो रेजिग्नेशन की बात की जा रही है वो आर्टिकल है आपका 94। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नो टाइमलाइन, अगर 93 के तहत देखें जो इलेक्शन जो हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात किया गया, तो ऐसा है कि कोई टाइमलाइन नहीं है इलेक्शन को लेकर जो कि 93 के तहत है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है डेट फॉर इलेक्शन ऑफ जो स्पीकर होता है वो फिक्स किया जाता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे फिक्स करते हैं कि किस दिन में जो है स्पीकर की यहाँ पे इलेक्शन करानी है। साथ ही स्पीकर जो है फिर वो फिक्स करते हैं कि हाँ उनके नीचे जो डिप्टी स्पीकर है उनकी किस दिन जो है इलेक्शन करानी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट बन सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वही फिक्स करते हैं इलेक्शन फॉर द स्पीकर एंड इलेक्शन फॉर द डिप्टी स्पीकर, बट दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ स्पीकर के इलेक्शन का जो है उनकी वो यहाँ पे जिम्मेदारी लिए, उसके बाद जो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है उनके इलेक्शन का जो जिम्मेदारी लिया गया है वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा लिया गया है। ठीक है, सिंस द 11th जो लोकसभा है यहाँ पे कंसेंसस है कि जो स्पीकर है वो यहाँ पे रूलिंग पार्टी से आ रहे हैं, अलायंस से आ रहे हैं, और जो पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर है वो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के पास जाता है। तो ये जब 11th लोकसभा हुआ था तो तब तक ये सिस्टम चला था लोकसभा में कि जो स्पीकर आएंगे वो रूलिंग पार्टी से आएंगे, जो पार्टी जीत के आई है, लेकिन डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से आना चाहिए क्योंकि एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक लोकसभा की टेन्योर नहीं खत्म हो जाती। रिमूवल की अगर हम लोग बात करें तो जो डिप्टी स्पीकर है उनको यहाँ पे रेजोल्यूशन से आपका रिमूव किया जा सकता है और मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के उनके रेजोल्यूशन के थ्रू ही उनको यहाँ से रिमूव करना है। डिप्टी स्पीकर जो है वो चेयरमैन होते हैं बजट कमेटी के। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी के चेयरमैन होते हैं डिप्टी स्पीकर, तो बजट कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो कि यहाँ पे बजट प्रपोजल को, सेक्रेटेरिएट की जो बजट प्रपोजल है उसको अप्रूव करते हैं बिफोर दीज आर सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सारी तो स्टैटिक बातें हो गई। इसके अलावा आप देखो कि इससे रिलेटेड इट मीन्स कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड और भी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देन यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन की बात करें, जैसे आप देखो लोकसभा में स्पीकर है ना, तो वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं होती है, ऑटोमेटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में आते हैं वही फिर राज्यसभा के जो है चेयरमैन बन जाते हैं। डिप्टी चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि आर्टिकल 89 के तहत इसको बनाया गया है। जैसे डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं तो सेम जो है आपको राज्यसभा में डिप्टी यहाँ पे चेयरमैन की बात की जाती है जो कि आर्टिकल 89 के तहत है। अगर डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा के ही जो मेंबर्स होते हैं ना उन्हीं से इलेक्ट कर लिया जाता है, सेम एज जो लोकसभा के डिप्टी यहाँ पे स्पीकर है। साथ ही अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 178 के, तो यहाँ पे इलेक्शन रखा गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो उनकी जो इलेक्शन की बातें रखी गई है वो आर्टिकल 178 के तहत रखी गई है। साथ ही अगर देखें जो ओरिजिन है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर का इंडिया में, वो यहाँ पे 1921 से पहले ही हुआ था, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस समय बनाई गई थी अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत।
सो ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि कब से ये आपका स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशन, जो कब से हुआ स्पीकर की पोस्ट को लेकर। 1921 से पहले क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ना, वही यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सिटिंग्स को प्रिसाइड करते थे। तो अगेन दिस इज़ एक आपको अलग ही देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कितनी आर्टिकल्स हो गई इसमें, 93 एंड 94। 93 में यहाँ पे पोस्ट की बातें की गई है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 94 में रेजिग्नेशन की बात की गई है कि स्पीकर शुड गिव रेजिग्नेशन लेटर टू द डिप्टी स्पीकर। एंड देन यहाँ पे आपका आर्टिकल आता है 93, जिसमें कि कोई टाइमलाइन नहीं रखा गया है इलेक्शन के लिए, अब वो भी 93 के ही तहत आता है। देन यहाँ पे 89 है, 178 है। तो ये 4 आर्टिकल यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप आओ यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि लोकसभा में होता है, और डिप्टी स्पीकर का यहाँ पे क्या है। तो रूल 8 एंड रूल 9 है। रूल 8 की अगर हम लोग बात करें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा में, जो कि ये चीज़ें स्पीकर के तहत रखा गया है कि आप फिक्स करो कि कब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की जो है यहाँ पे जो इलेक्शन है उसको फिक्स करनी है। तो ये चीज़ें तो अभी आपने देखा, अभी जो मैं बताई कि डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन है उसकी डेट फिक्स करते हैं स्पीकर, बट किसके तहत, कौन से कानून है, कैसे यहाँ पे फिक्स किया जाता है। सो दिस इज़ रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, जो कि लोकसभा का होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसके रूल 8 के तहत यहाँ पे स्पीकर जो है वो जो डेट होता है डिप्टी स्पीकर का वो यहाँ पे फिक्स करते हैं। रूल 9 की बात करें तो यहाँ पे आपका 10 मेंबर है पैनल ऑफ चेयरमैन के, जो कि स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और वो इस हाउस को प्रिसाइड करते हैं जब यहाँ पे स्पीकर नहीं होते और डिप्टी स्पीकर नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखो कि जो कि यहाँ पे एम्पावर नहीं होते हैं कि वो सारी तरीके की ड्यूटीज़ जो कि डिप्टी स्पीकर की होती है उसको हैंडल करें। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि 10 मेंबर पैनल बनाए जाते हैं। ये भी पता होना चाहिए ना कि स्पीकर नहीं होते तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर बैठते हैं, बट फॉर व्हाट, जब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो यहाँ पे आपके पैनल ऑफ चेयरमैन बैठते हैं, ठीक है। तो रूल 8 है और रूल 9 है, जिसके तहत यहाँ पे काम होता है, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस हैं। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो 3 तरीके की कमेटी है जो कि आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे, बट पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी न्यूज़ में है, तो पहले ये समझते हैं कि क्यों न्यूज़ में है। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी की 100 ईयर्स पूरी हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, और सबसे पहले इसको 1921 में बनाया गया था। और इसकी जो प्रोविज़न थी वो किस कानून के तहत था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो यहाँ पे 1919 की थी, जिसे हम लोग यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसके बेसिस पे ये जो है आपका कानून बनाया गया था। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं कमेटी में वो 22 मेंबर्स इन टोटल होते हैं। 15 मेंबर्स आपके लोकसभा से इलेक्ट होंगे, 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा से इलेक्ट होंगे, और जो स्पीकर होते हैं उनको यहाँ पे एम्पावर किया जाता है कि वो इस कमेटी के चेयरमैन हो। तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो इस यहाँ पे चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जो कि आपका लोकसभा से इलेक्ट होकर आते हैं, और 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अदर भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो इसके बारे में देखिए। फर्स्ट तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सेकंड आपका यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी होगा, थर्ड यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो एस्टीमेट कमेटी की अगर बात करें तो एस्टीमेट कमेटी है जिन्हें यहाँ पे 1950 में सेटअप किया गया था। 1921 में आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है, 1950 में आपका एस्टीमेट कमेटी है जो कि एग्जामिन कर रही है, और इसमें आपका बजट भी है, साथ ही साथ इकॉनमीज़ भी है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। एस्टिमेट किया जाता है कि जो बजट आपका प्रस्तुत किया जाता है उसमें जो खर्चे रखे जाते हैं ना, उसको एस्टिमेट करने के लिए ये एस्टिमेट कमेटी बनाई गई है। ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर्स होते हैं 1956 में, बट बाद में यहाँ पे 5 मेंबर्स को और रेज़ कर दिया गया। बट वन थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, सिर्फ यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो ये भी आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस वाई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बजट प्रस्तुत होता है वो लोकसभा में होता है। तो बजट में जितनी भी डिस्कशन होती है वो लोकसभा में होती है, और इसी में पता चलता है कि बजट में कितने पैसे वगैरह खर्च करने होंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने कम खर्च करने होंगे उसको एस्टिमेट करने के लिए जितने भी मेंबर है वो लोकसभा से ही आएंगे। तो इसलिए ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसमें कि सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होंगे। साथ ही जो चेयरमैन होंगी कमेटी की वो अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, उसी मेंबर जितने भी मेंबर है उसी में से, ठीक है। थर्ड यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पे कृष्णा मेनन कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन के थ्रू इसको बनाया गया था 1964 में। तो सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, देन यहाँ पे आपका एस्टिमेट कमेटी 1950, देन यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964। 1974 में क्या हुआ कि मेंबरशिप जो है 22 से इसको बढ़ा दिया गया, 22 बढ़ा दिया गया, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से। पहले कितने मेंबर थे, 15 ही ओनली, नाउ इट इज़ 22। जो चेयरमैन है कमेटी के वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं जो भी मेंबर होते हैं, और यहाँ से भी आप देखो कि चेयरमैन जो है वो लोकसभा से ही आते हैं,
ठीक है। सो दीज आर द फैक्ट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इस तरीके से आपका ये कमेटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैग और पीएससी की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो यहाँ पे अगेन एक आर्टिकल याद रखनी है जो कि 148 है। अंडर आर्टिकल 148 जहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस होगी कैग की, और ये हमारे यहाँ पे जितनी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके ये हेड भी होंगे। कैग के द्वारा जो है 3 रिपोर्ट यहाँ पे आपका सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो कौन कौन से रिपोर्ट है? सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट है जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर है, ऑडिट रिपोर्ट है जो कि फाइनेंस अकाउंट के ऊपर है, और ऑडिट रिपोर्ट है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के तहत है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, फाइनेंस अकाउंट हो गया, साथ ही पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है इसमें आपको कुछ रिपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि वो रिपोर्ट रखते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के तहत। अब यहाँ पे आगे आते हैं, HM हेली है जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और भूपेंद्र नाथ मित्र जो कि यहाँ पे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। लास्ट प्रेसिडेंट आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले जो थे वो यहाँ पे लियाकत अली खान थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए अंटिल 1967 तक जो चेयरमैन है कमेटी के वो यहाँ पे रूलिंग पार्टी से ही आते थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो रूलिंग पार्टी के मेंबर थे वो यहाँ पे चेयरमैन बनते थे। लेकिन 1967 से क्या हुआ कि कन्वेंशन डेवलप किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो चेयरमैन है ना इस कमेटी के वो यहाँ पे अपोजिशन से ही सेलेक्ट होकर आएंगे। तो ये बातें हुई यहाँ पे। साथ ही फंक्शन अगर हम लोग देखें तो ये कमेटी आपका हर साल बनाया जाता है, क्या देखने के लिए? तो अकाउंट जो कि यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ सम दिखाती है कि पार्लियामेंट के द्वारा कितना यहाँ पे ग्रांट किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है सरकार की। साथ ही एनुअल फाइनेंस अकाउंट यहाँ पे सरकार की ये देखती है। साथ ही यहाँ पे सच अदर अकाउंट्स जो कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, और अकाउंट ऑफ दोज जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग का है और गवर्नमेंट कंपनीज़ का है जो कि यहाँ पे आपका प्रीव्यू किया जाता है पब्लिक अंडरटेकिंग के तहत, बट इसको एग्जाम करके रखा गया है। तो वो सारे अकाउंट्स को देखा जाता है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के तहत वो नहीं देखते, तब यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। तो ये सब भी अकाउंट्स आपको याद रखना है कि क्या क्या काम किया जाता है यहाँ पे। साथ ही इससे अगर रिलेटेड न्यूज़ देखें तो इसके बारे में DRSC के बारे में पता होना चाहिए कि इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो एक्चुअली पार्लियामेंट के द्वारा डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है ये बनाई जाती है ये 3 काम करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि जितनी भी बिल्स है ना जो इनको रेफ़र किया जाता है उसको एग्जामिन करते हैं। साथ ही यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है उसको सेलेक्ट करते हैं जो भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पे एग्जामिन भी करते हैं कि सरकार के द्वारा उसको कितना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही एग्जामिन करते हैं जो बजटरी आउटले है यहाँ पे डिपार्टमेंट का। आउट ऑफ द अगर हम लोग 24 आज के डेट में यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, 8 यहाँ पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोकसभा राज्यसभा के तहत, और 16 जो है लोकसभा के तहत काम कर रहे हैं। हर एक कमेटी जो यहाँ पे आपका रूल 268 के तहत बनाई गई है, इसमें टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा के होते हैं और 10 जो है वो राज्यसभा से है, ठीक है। तो कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे? 31 मेंबर होते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेंबर जो है इसी कमेटी में बनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेंबर क्या किस में होती है। तो ये आपका डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। साथ ही साथ ये सारे जो मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उनके द्वारा। एक मिनिस्टर जो कि यहाँ पे आप देखो कि मेंबर नहीं होते हैं कोई भी कमेटी के, तो वो यहाँ पे होते हैं। साथ ही मेंबर ऑफ कमेटी जो है वो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का टर्म वो नहीं होल्ड कर सकते, तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। ओके, तो ये बातें हुई। इसके बाद देखते हैं, डू यू रिमेंबर कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उनकी अथॉरिटी किस आर्टिकल के तहत मिलती है? तो आर्टिकल 105 है जिसमें कि पार्लियामेंट के मेंबर को प्रिविलेजेस भी दी गई है, और आर्टिकल 118 है जिसमें कि पार्लियामेंट अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकते हैं प्रोसीजर को और जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो 2 आर्टिकल फिर से आ गया, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118, तो इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे 2 तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक तो स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड एडहॉक कमेटी इज़ टेम्परेरी इन नेचर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो हर 1 साल यहाँ पे पीरियडिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और ये कैटेगराइज किए जा सकते हैं फाइनेंशियल कमेटी में, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में एंड अदर स्टैंडिंग कमेटी में। इट मीन्स कि फर्दर कैटेगराइज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। एडहॉक और सेलेक्ट कमेटी की बात करें सो दीज आर टेम्पररी इन नेचर। इट मीन्स कि जब भी यहाँ पे काम पड़ता है, कोई केस आते हैं, देन यहाँ पे इस तरह की कमेटी को बनाई जाती है। जब वो पर्पस फुलफिल हो जाती है तब ये कमेटी जो है ख़त्म हो जाती है। 17 यहाँ पे DRSCs जो है वो सेटअप किए गए थे पार्लियामेंट में 1993 के तहत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी जो कि लोकसभा के हैं। 2004 में 7 मोर यहाँ पे बनाए गए, और इस तरीके से नंबर इंक्रीज़ होते रहा, और फिर आज के डेट में 24 हो गए। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे हम लोग ने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में।
कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की जा रही है। तो ये तो मुद्दा था, बट हमें समझना है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। जैसे राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होते हैं सेंटर में, वैसे स्टेट में जो अपर हाउस होते हैं उसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और ये परमानेंट इन नेचर होते हैं। नॉट लाइक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी डिसॉल्व कर जाती है, जस्ट लाइक लोकसभा। तो वैसे ही आपका राज्यसभा है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मेंबर जो होते हैं काउंसिल के वो या तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं या फिर ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। टेन्योर अगर हम लोग मेंबर का देखें वो भी तो यहाँ पे 6 ईयर्स तक फिक्स है, बट थर्ड ऑफ द मेंबर्स जो है वो यहाँ पे हाउस से हमेशा 2 साल के बाद जो है रिटायर होते हैं, एक थर्ड जो मेंबर होते हैं, ठीक है। इसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देख लें तो इंडियन सिटीजन है जो कि एटलीस्ट यहाँ पे 30 ईयर्स ऑफ एज हो, पर्सन जो कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम नहीं कर सक रहे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकते, तो वो सब यहाँ पे आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आपका आ गया 169। हमारे संविधान में 169 है जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकते हैं और एबॉलिश कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, एबॉलिश करना किस आर्टिकल के तहत आता है, तो इट कम्स अंडर द आर्टिकल 169, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर अगेन एक आर्टिकल है 171 जिसमें ये कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें 1/3 जो नंबर ऑफ MLAs होते हैं स्टेट में, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। इट मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर है उससे 1/3 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये बात है। साथ ही मिनिमम कितने, तो 40 होने चाहिए। टोटल नंबर जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक स्टेट में वो 1/3 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/3 मैक्सिमम है और मिनिमम 40 है। एक बार काउंसिल सेटअप हो जाता है तो वेस्ट बंगाल जो है वो 7th इंडियन स्टेट बन जाएंगे जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, अगर आप भी इस राज्य से बिलोंग करते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन बिहार, यूपी और महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो साउथ में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, आपका ईस्ट में बिहार, यूपी हो गया, और वेस्ट में आप जाओगे तो अच्छा साउथ में कर्नाटक भी है और फिर वेस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो कंपोजिशन यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं। तो 1/6 है जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। 1/12 है जो कि इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स से, ग्रेजुएट्स होते हैं। 1/12 है जो कि अगेन यहाँ पे टीचर्स होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। फिर 1/3 है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से ही इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 1/3 है जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, अदर लोकल अथॉरिटीज़ हो गए, तो उनके द्वारा जो यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं वो 1/3 है। तो टोटल अगर आप देखो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब ऐसे याद रखिए 12th यानी कि जो 12th पास कर गए हैं जो ग्रेजुएट होंगे वो यहाँ पे 1/12 है। 12th पास करके टीचर भी बनते हैं तो टीचर और ग्रेजुएट को यहाँ पे रखा गया है 1/12। 1/3 है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है और 1/3 है जो कि यहाँ पे आपका लोकल बॉडीज़ के मेंबर है। अब डिफरेंस क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है और यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड या पार्टली यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है जिनके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चेयरमैन होते हैं सेम एज राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं। मिनिमम एज अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 ईयर्स चाहिए सेम एज राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स चाहिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए जो असेंबली के टोटल मेंबर है और मिनिमम 40। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो मैक्सिमम 500 है और मिनिमम 60। मनी बिल की बात करें तो यहाँ पे मनी बिल का तो पावर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही है कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या फिर जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा दी गई है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही अमेंड कर सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। बजट की अगर बात करें तो बजट जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है बट यहाँ पे वोट नहीं कर सकते। जो डिमांड फॉर ग्रांट है यानी कि यहाँ पे जो आपके ग्रांट का जो डिमांड किया जाता है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकता, उसके लिए वोट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ही एक्सक्लूसिवली हम लोग वोट कर सकते हैं यहाँ पे वोट डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इलेक्टेड मेंबर जो असेंबली के होते हैं और यूनियन टेरिटरीज जो दिल्ली और पुडुचेरी के हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है वो देख लेते हैं। मद्रास की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका 100 साल पूरा हो चुका है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिनकी 100 ईयर्स पूरी हो गई है, तो इट इज़ मद्रास। जो मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 1921 में ही इस्टेब्लिश हुई थी और अभी तक एज कंटिन्यू कर रही है अपनी फंक्शन
साथ ही यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसको भी यहाँ पे सेटअप किया गया था। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप देखो कि वोटिंग राइट्स यहाँ पे विमेन को दी गई थी 1921 में। और यहाँ पे मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी जो कि फर्स्ट विमेन मेंबर बनी थी काउंसिल की। हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट आया था यहाँ पे। साथ ही जो देवदासी सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया। फ्री पथास जो है वो इशू किया गया पुअर्स को, जिससे कि हाउसिंग साइट्स के लिए। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट आता है डू यू रिमेंबर, यानी कि यहाँ पे जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे। प्रोविज़न ये था कि जो प्रोपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर्स का इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, 70% से ज़्यादा हो गए। साथ ही जो कॉन्सेप्ट है डायरकी का वो यहाँ पे आया था, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट को सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में डिवाइड किया गया। साथ ही ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर है जिनको यहाँ पे प्रीमियर कहा जाता है, वो भी यहाँ पे बनाया गया। साथ ही 1 सीट है हर एक टेरिटोरियल प्लूरल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि ये रिजर्व किया गया नॉन ब्राह्मण के लिए। तो ये सारे यहाँ पे काम किए गए थे, प्रोविजंस लाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। छोटे छोटे न्यूज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जो कि ये न्यूज़ में रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन पे इससे बैठ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन है डिसक्वालिफिकेशन को लेकर कि 12 एमएलए को डिसक्वालीफाई कर देना, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो मणिपुर में होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन है उसके ऊपर वो अपना नहीं थोप सकते। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, तो हमारे संविधान में तो इस वर्ड को कहीं पे भी आपका डिफाइन नहीं किया गया है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट डिफरेंट कोड जो है वो इसको इंटरप्रेट करते हैं, और इसका मतलब यही है कि आप देखो कि कोई यहाँ पे सर्टेन ड्यूटीज़ जो है वो मोर देन और लेस जो है पब्लिक कैरेक्टर का होना चाहिए। एजेंट्स यहाँ पे अलाउ कर रहा है लेजिस्लेटर्स को कि आप अपनी ड्यूटीज़ को जो है फ्री मैनर में कैरी करें बिना किसी गवर्नमेंट के जो है ऑब्लिगेशन से। फर्दर जो पार्लियामेंट की एक्ट है 1959, इसमें आप देखो वाइड रेंजिंग नंबर है ऑफिसर्स का जो जिनको डिसक्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 102 का सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 है। इसमें कहा गया है कि 102 में एमपी है और 191 में यहाँ पे एमएलए है, जिनको यहाँ पे ये रोका जा रहा है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बीइंग ए एमपी और एमएलए कोई भी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो होल्ड करते तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे चार्ज लगता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत देखें तो ये चीज़ें कही गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो ये डिसक्वालिफिकेशन की ग्राउंड है कि आपको जो है बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको लैंडमार्क जजमेंट भी देखने को मिलेगा। 1964 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी इंसान अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो भी टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये डिटरमाइन करना होगा। प्रद्युत बरदोलाई वर्सेस स्वपन रॉय है 2001 के, जिनमें ये 4 ब्रॉड प्रिंसिपल कहा गया है ये देखने के लिए कि कोई जो है ऑफिस अट्रैक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को कि नहीं। तो पहली है कि मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कुछ कंट्रोल रखा गया है अपॉइंटमेंट के ऊपर, रिमूवल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, जो भी ऑफिस के फंक्शंस में किया जाता है। सेकंड है कि वेदर जो ऑफिस जो है वो रेन्यूमरेशन अटैच की गई है कि नहीं। थर्ड है कि वेदर जो बॉडी है जिसमें कि ऑफिस जो है वो हेल्ड एज गवर्नमेंट पावर है कि नहीं। फोर्थ है कि वेदर द ऑफिस अनेबल है कि वो होल्ड करे इन्फ्लुएंस जो भी यहाँ पे पैट्रोनेज के तरीके से दिया जा रहा है। तो ये 4 तरीका है, यहाँ पे 4 यहाँ पे ब्रॉड प्रिंसिपल रखा गया है जिसके बेसिस पे कहा जाएगा कि हाँ ये देखना कि वो ऑफिस जो है डिस्क्वालिफिकेशन के तहत आती है कि नहीं। एक फेमस है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो डिसाइड करना है क्वेश्चन को लेकर कि वेदर वन इज़ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, तो ये रेलिवेंट होगा कि वेदर ऑफिस जो है वो कैपेबल है कि नहीं, यानी कि ऑफिस में ये प्रॉफिट हो पा रहा है कि नहीं। कोई भी ऑफिस होल्ड कर लेने से ये नहीं आएगा कि आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिल ही रहा है, बट ये चीज़ देखना होगा कि क्या उस ऑफिस को अगर होल्ड किया गया है तो क्या उससे प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जया बच्चन जी के द्वारा कहा गया था। अब नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सस्पेंशन के बारे में कहा गया है कि इंटायर सेशन से यहाँ पे सस्पेंड किया गया था 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो भी राज्यसभा से। तो सबसे पहले कंडक्ट ऑफ बिजनेस का यहाँ पे रूल 256 है, जिसमें रखा गया है कि मेंबर को सस्पेंड करना है, और रूल जो है वो यहाँ पे 13 टाइम्स यूज़ हो चुका है अब तक। अब यहाँ पे 256 के तहत देखें तो चेयरमैन जो है अगर उनको लगता है कि कोई भी मेंबर जो है जो कि डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यानी कि चेयर का अथॉरिटी का डिसरिगार्ड कर रहे हैं या फिर रूल्स को एब्यूज़ कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई करना होगा, यानी कि उनको यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं।
तो ये इनको सस्पेंड किया जा सकता है। और जो जितना भी यहाँ पे सेशन का जितना टाइम है उससे, एक सेशन अगर चल रहा है तो उसमें अगर वो जितने टाइम तक रहे ठीक है, लेकिन जब से उनको सस्पेंड किया जा रहा है तो वो तब तक किया जाएगा जब तक वो सेशन खत्म ना हो जाए। तो ये बातें कही गई है। अब है एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्सपेंड करने की बात की गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 77 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये इंक्लूड किया गया। 91st अमेंडमेंट है संविधान का, जिसमें कि आर्टिकल 75(1)(a) है, जिसमें ये कहा गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितने एमपी लोकसभा में हैं। तो जितने एमपी है, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे 545 है, तो इसका 15% से ज़्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होने चाहिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इनकी साइज़ और क्लासिफिकेशन हालांकि हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 टियर बॉडी आती है। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत आपको कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और डिप्टी मिनिस्टर है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2021। तो यहाँ पे ये जो कानून है इसमें क्या है कि जो पार्ट 18 है हमारे शेड्यूल का, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा और यहाँ पे जो है अबोर को डिलीट की जाएगी। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है कि अबोर को डिलीट की जाएगी। मिशमी, कमन और यहाँ पे ईदू और तराउन को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही मोनपा, मेमपा, सरतांग और साजोलंग, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। संविधान की अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जा रहा है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई करे बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। फर्दर यहाँ पे पार्लियामेंट को भी परमिट किया गया है कि अगर आप लोग को शेड्यूल कास्ट की जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। रिपीलिंग अ लॉ, कानून को हटाना। तो गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि 3 जो यहाँ पे फार्म लॉ थे उसको वो रिपील कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर फार्म लॉ जो रिपील किया जा रहा है तो वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत ऐसा काम किया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल है 245, जिसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि जो भी कानून अगर वो बनाते हैं तो उनके पास ये भी पावर है कि वो अपने कानून को बर्खास्त भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, या फिर उसको अमेंड भी करना है तो कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट की होल अथॉरिटी है ये पावर जो है लास्ट टाइम 2019 में यूज़ किया गया था, जब यहाँ पे 58 ऐसे कानून को रिपील किया गया था। एक सनसेट क्लॉज भी देखने को मिलेगा। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेशन जो है इसमें सनसेट क्लॉज होता है, जो कि पर्टिकुलर डेट जो है जिसके बाद ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कानून जो है उसके बाद ये आपका काम करना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेररिस्ट है, डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट है 1987 का, जिसे हम लोग टाडा वगैरह कहते हैं। तो इसमें भी एक सनसेट क्लॉज था और ये अलाउ किया गया था कि 1995 में ये लैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से होता है कि कोई कानून लाया जाता है, उसको उस समय इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो है एक टाइम लाइन फिक्स कर दिया जाता है कि इसके बाद ये कानून जो है काम नहीं करेगा। तो वो हो गया आपका सनसेट क्लॉज। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आर्टिकल 245, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जाकर आप लोग एम लक्ष्मीकांत में डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि ये कानून जब आया था तो उससे भी रिलेटेड आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे और प्रीलिम्स में काफ़ी बार, सारे एग्जाम्स में भी आप देखो कई बार पूछा गया था। लेकिन अगर इसको रिपील भी किया गया है तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो गाइस हमारे यहाँ पे सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन, तो ये मैं यहाँ पे कल लेसन लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। आई होप यू लाइक दिस लेसन और आपको इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला ही होगा, आपकी रिवीजन हो पा रही होगी बेटर तरीके से। अगर इसी तरीके से जुड़े रखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे, ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, कल या परसों यहाँ पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।